अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़, सियासी जमातों से इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट सियासी जमातों की हिकमत अमली का हिस्सा होती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासी रवायत में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। ताहम अब ऐसा लग रहा है कि नून लीग को भी एक बड़ा यू टर्न लेना पड़ रहा है। नून लीग की मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से पार्टी वोटर में नई रूह फूंकने की उम्मीद मदम होती दिख रही है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून को मकबूलियत का संगीन चैलेंज दरपेश हो गया है। और अहम बात तो यह है कि नवाज शरीफ के हरीफ बानी चेमे तहरीक इंसाफ के जेल में होने, उनकी जमात के जेर अताब होने, मुस्लिम लीग नून के लिए भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद होने और अदलिया से धड़ाधड़ रिलीफ मिलने के बावजूद नून लीगी कैंप में बज़ाहिर परेशानी मौजूद है। और अपनी सियासी बका को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने वो हिकमत अमली अपनानी शुरू कर दी है जो उस जमात की तारीख में नापैद ही रही है। उनमें से एक ही छोटी बड़ी सियासी जमातों से इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और इलेक्टेबल्स को अपने यहाँ जगह देना है, जिसको बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में अपनी कामयाबी की कुंजी समझ रही है। हाल ही में पहले नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की बाप व दीगर जमातों के इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया। उसके अलावा सिंध में भी MQM, GDA और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इत्तेहाद की उम्मीद लगाई है। जबकि पंजाब में भी पहले इलेक्टेबल्स पर कांटा लगाने के बाद अब इलेक्टेबल्स को साथ चलाने का फैसला हुआ है। फिर मुस्लिम लीग काफ की जानिब भी हाथ बढ़ा रही है और जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले तय पा रहे हैं, क्योंकि चंद माह पहले तक ही अलीम खान अपने इब्तदाई पार्टी जलसों में नून लीग को मुल्क के मसाइल का मुअज्जद करार देते थे और इस जमात से किसी तौर पर भी सीट एडजस्टमेंट से करते रहे। हम वो कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल भी नहीं होता और सियासी मुमकिनात का खेल भी होता है। कुछ ऐसा ही मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान होता दिख रहा है, लेकिन ये जोड़ तोड़ एक नए तनाज़े को भी खड़ा करने का इंदिया दे रहा है। शायद इसीलिए पार्टी सदर अलीम खान अपने माजी के मौक़िफ़ से जुज़वी तौर पर तो पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भी खुलकर नून लीग से हाथ में इकरार नहीं कर रहे। तो जानिब उन्हीं की पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और आज उनकी जानिब से नून लीग को सीट एडजस्टमेंट के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त दिए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। IPP क़यादत और पार्टी रहनुमाओं ने मुशावरत से फहरिस्त मुरतब की है, जो आज रात तक नून लीग को दे दी जाएगी। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि फहरिस्त में कौमी असम्बली के 19 हल्के पंजाब से, एक कराची से है, जबकि IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के जिन हल्कों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत करेगी, उन हल्कों में सूबाई असम्बली पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जहांगीर खान तरीन उनके बेटे अली तरीन लोधरा से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि अलीम खान रौन चौधरी लाहौर से MNA, इसाक हकवानी बिहाड़ी से और नुमान लंगड़ियाल साहिवाल से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि दोनों जमातों में एक मजबूत उम्मीदवार को हल्के में सामने लाया जाएगा। इस तमाम सूरत पर मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताया जनाब कि आपकी पार्टी जो नून लीग से आज का सीट एडजस्टमेंट कर रही है, ये बताएं कि ये जो मुलाकातें शुरू हुई, ये नून लीग की ख्वाहिश पर आप उनके पास गए या वो आपकी ख्वाहिश थी कि आप उनके पास गए? यानी कि किसकी ख्वाहिश पे ये मुलाकातें हो रही हैं या किसी और की ख्वाहिश पे ये मुलाकातें हो रही हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये दो तरफा ख्वाहिश है और दो तरफा इंटेंशन है और दो तरफा इरादा है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे अंदाज से अपने पत्ते भी खेल रहे हैं और सारों को साथ लेके, तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलने की जनाब प्लानिंग में है। और जिस तरह उन्होंने MQM के साथ, JUI फजल रहमान के साथ, GDA के साथ अपने मामलात किए, इसी तरीके से उनकी ये ख्वाहिश थी कि IPP एक इलेक्टेबल्स के ऊपर मबनी और खसूसन PTI के वो लोग के जो 5 साल से लेके 15, 20, 25 साल का एज अ मिनिस्टर, एज अ MNA, MP का तजर्बा रखने वाले जो अफराद हैं उन पर मुश्तमिल है। तो उन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा कि इनको भी साथ लेके जाओ, चला जाए। बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंज है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की बका है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाह हो चुका है। पाकिस्तान को पिछले 12 साल में अमूमन और स्पेशली पिछले 2 सालों में जो तहरीक फसाद फिल अर्ज बर्पा की गई यहाँ पर, उसके तहत पाकिस्तान की इकॉनमी का दिवालिया निकल चुका है। तो चैलेंज ये है कि सब लोगों को साथ लेके एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए कि उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने पांव पर खड़ा किया जाए। तो उस सिलसिले में एक अच्छी अटेम्प्ट है जना नवाज शरीफ साहब और नून लीग की तरफ से भी इसमें ख्वाहिश है, हमारी तरफ से भी है।
अच्छा, मैंने वो किसी और की ख्वाहिश पे इस मुलाकात की बात भी की थी कि शायद आपकी म्यूचुअल अगर ख्वाहिश दोनों तरफ से ना भी हो, वो मैंने इसलिए सवाल किया था कि आप लोग तो IPP तो खुद को नून लीग और तहरीक इंसाफ का मुतबादिल कहा करती थी, फिर आप लोग तो लगता है कि जिस तरह अली जैदी ने कहा या फवाद चौधरी ने कहा था, आप तो फिर नून लीग की बी टीम बनते जा रहे। नहीं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आज तक हमने ये नहीं कहा कि हम मुतबादिल और एक हमने हमेशा, मैंने अभी तक जितने शो अली खान मसाइल का मैंने हमेशा कहा, नून लीग को मैं पिछले 4-5 माह से एक आइडियोलॉजी पेश कर रहा हूँ कि कोई वो सियासतदान और सियासी जमात हो ही नहीं सकती जो 4 मफादात के ऊपर नहीं खेल सकती। मुल्क का मफाद, आवाम का मफाद, पार्टी का मफाद और जाती मफाद। और मैंने भी, पार्टी की दीगर लीडरशिप ने भी हमेशा ये कहा कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद में भी हर किस्म की एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इन 4 मफादात के लिए करने को तैयार है। जहां मुल्क का मफाद होगा, जहां रियासत का, आवाम का मफाद होगा, हम बिल्कुल बैठेंगे। हम किसी किस्म की बेजा नरगसियत का शिकार नहीं होंगे। मैं ना मानू की रट नहीं लगाएंगे कि अगर हम वजीर आजम की हैसियत से अपोजिशन के साथ नहीं बैठना, अपोजिशन की हैसियत से वजीर आजम के साथ नहीं बैठना, जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और PTI की लीडरशिप का होता था, हम ये एटीट्यूड नहीं रखेंगे। हम एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखेंगे। हमने हमेशा ये कहा है। अलीम खान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो नून लीग पे बड़ी खुल के तनकीद करते रहे। अच्छा, ये अब मुझे ये बता दें कि मामलात पहुंचे कहाँ तक है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? सुना कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 34 से 44 सीटें आप लोगों ने मांग ली नून लीग से। कोई कितना कह रहा है, कोई कितना कह रहा है। कल अलीम खान साहब जो हमारे मरकजी सदर हैं, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखी हुई है और कल जहांगीर तरीन साहब ने मीटिंग की थी। CEC के सिलेक्टेड लोग अवेलेबल थे लाहौर में उनके साथ, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20 से 25 कौमी असम्बली की और तकरीबन 45 के करीब सूबाई असम्बली की है। और बाकी इस पे दोनों तरफ से 3-3 अफराद के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बन चुकी है। तो 2-4-6 दिन के अंदर सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आप तो पंजाब की एक मुतबादल सियासी जमात बनने जा रहे थे, इसका मतलब है फिर पंजाब में आप बाकी सीटों पे बंदे खड़े नहीं कर रहे, वही जहां नून लीग आपको एडजस्ट करेगी वहीं पे होंगे? तो जाहिर सी बात है, जब एडजस्टमेंट होगी, हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे, अपना अपना इंतखाबी निशान होगा। हम औकाब के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे एडजस्टमेंट के बावजूद। हमारा कैंडिडेट और उनका कैंडिडेट शेर के निशान पर लड़ेगा। और इलेक्शन होने के बाद जितने बंदे हमारे जीतेंगे, हमारा पार्लिमानी अपना ग्रुप होगा, नून लीग का अपना पार्लिमानी ग्रुप होगा, और हमारी अपनी पार्लिमानी पार्टी होगी, नून लीग की अपनी पार्लिमानी पार्टी होगी। बताया कोई लॉन्ग टर्म में इंजमाम की तजवीज़ तो ज़ेर गौर नहीं है? जो कि नून लीग सुना है आपको कह रही है कि जहां हम आपको सीट दे रहे हैं MPA की, वहां आपका बंदा बेहतर है कि वो उकाब के बजाय शेर के इंतखाबी निशान के ऊपर ही लड़े। चूँकि ऊपर बंदा नून लीग का लड़ रहा हो, नीचे एक बंदा MPA का पैनल के अंदर ही उकाब पे लड़ रहा हो, दूसरा बंदा शेर पे लड़ रहा हो, तो इस पर नून लीग को शायद कोई मसाइल है। अमर भाई, मेरी तो सारी जिंदगी है ना एक सियासी कारकुन की हैसियत से गुजरी है, और हमारे 1985 से लेके अब तक जितने इलेक्शंस हैं, एज अ वर्कर, एज अ कैंडिडेट, एज अ लीडर, मेरे टिप्स पे है। टिप्स पे 85 से पहले के नहीं है। उस पर वो सिर्फ स्टडी है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन 85 से लेके अब तक के इलेक्शन मेरे बिल्कुल टिप्स पे हैं। आपकी इत्तला के लिए यहाँ पे जनाब कई इलेक्शनों के अंदर एक तरफ जनाब जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब अपनी उसके ऊपर है, दूसरी तरफ शेर निशान है, एक तरफ काई साहब की तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, एक तरफ जनाब आपकी जनाब किसी और पार्टी का जनाब सैंबल है, दूसरी तरफ और पार्टी का सैंबल है। ये कोई नई चीज तो नहीं है। ये तो पार्लिमानी सियासत के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, आप चले जाए किसी जगह पे भी, किसी कोने खुदरे में भी, ये आम सी बात है। ये सीट एडजस्टमेंट में सुना लाहौर से बड़े मसाइल आ रहे हैं। अलीम खान साहब को एकोमोडेट करना कौमी असम्बली की सीट पे बड़ा मुश्किल हो रहा है। ज़ाहिर है वहाँ से अयाज सादिक साहब हैं, उनके मुकाबले में नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर गड़ी शाह से, जिन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी शिकस्त दे रखी कौमी असम्बली के इलेक्शन के अंदर, तो उन्हें तो शायद नून लीग कौमी असम्बली का टिकट से नहीं पीछे हटाएगी, वो तो लड़ेंगे। तो अलीम खान साहब को फिर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर ही एडजस्ट किया जाएगा क्या? ये वक्त से पहले की बातें हैं। अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं आज से 3 दिन पहले, और अगले 4-5-6 दिन के अंदर सारी चीजें फाइनलाइज और मटेरियलाइज होंगी। ये सारी चीजें एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सब चीजें एमिकेबली अपना देखिए। हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अकेले से पाकिस्तान के इन मसाइल का
हल तलाश नहीं कर सकती। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इस वक्त सादा अक्सरियत देने की पोजीशन में नहीं है, और इन हालात के अंदर कुछ लाइक माइंडेड पार्टीज वो इकट्ठी होगी और उनका एक मोटिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक मंशूर होगा, एक दस्तूर होगा, एक मैनिफेस्टो होगा, एक प्लान होगा कि हमने इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क की मईशत को बचाना है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के चुंगल से निकालना है। सही है। तो हमारे नौजवान को बेरोजगारी की चुंगल से निकालना है। ये हमारा एजेंडा है, तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान। चले, आप मिलके तो ये सारा कर लेंगे, मसाइल का हल आप निकाल लेंगे, लेकिन सीएम तो एक ही बनना है, चाहे वो नून का हो या आपकी पार्टी का हो। तो इस सीट एडजस्टमेंट के बाद एक चीज़ तो मुझे वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो पहले अलीम खान को पिच कर रही थी बतौर सीएम कैंडिडेट पंजाब के लिए, अब आपकी पार्टी फिर पंजाब की सीएमशिप से दस्तबरदार हो गई है क्या? देखें, ये भी वक्त से पहले की बातें हैं। हमारा तो बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, हमारा कैंडिडेट तो जना अलीम खान साहब है, लेकिन ये चीजें इलेक्शन के बाद जब आपकी नंबर गेम आएगी, कौन किसके पास कितने नंबर्स हैं, फिर उसकी बुनियाद पे फिर पार्लिमानी जनाब आपकी अरेंजमेंट क्या होती है, इक्वेशन क्या बनती है असेंबली के अंदर। 371 की अगर सपोज असेंबली है, उस असेंबली के अंदर किसके पास कितना पार्लिमानी वोट है, ये सारी चीजें उसमें सारी फाइनलाइज होंगी। लेकिन इंशाल्लाह जो हालात, वाकयात, नज़ायर, क्राइम और सर्कमस्टेंसेस वो जो बता रहे हैं, उसके तहत इंशाल्लाह वफाक के अंदर भी नून लीग और आईपीपी की हुकूमत होगी और सूबा पंजाब के अंदर भी आईपीपी और नून लीग की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। ये तो ऑब्वियसली जब हुकूमत साजी का मरहला आएगा, जिसकी जितनी सीटें होंगी वो उस हवाले से अपनी दौड़ में आएगा सीएम की, लेकिन जाहिर है वो तो बाद में फैसला होगा। लेकिन हर पार्टी का एक इंटेंट होता है, एक उसकी ख्वाहिश होती है, एक अपने उसी पे वो इलेक्शन भी लड़ती है जाके कि भाई हमारा फलां बंदा सीएम का कैंडिडेट होगा। तो फिर आपकी पार्टी में क्या फिर वो सीएम के इंटेंट के साथ ही आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वज़ीर आला हमारी पार्टी का ही होगा? भाई ख्वाहिश नहीं है, हमारा मर्कजी प्रेसिडेंट ही कोई कैंडिडेट होगा ना। हाँ, अगर वो कौमी असेंबली के अंदर जहांगीर तरीन साहब मौजूद होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होगी जहांगीर तरीन साहब कोई अच्छे टॉप के जो 2-3 ओहदे हैं असेंबली के अंदर जो होते हैं उनमें से किसी एक जगह पे मौजूद हो। इसी तरीके से पंजाब असेंबली के अंदर अगर अलीम खान साहब मौजूद होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होगी जो टॉप के 2-3 डेजिग्नेशन है जनाब पार्लिमानी असेंबली के, उनमें से वो किसी एक पे बैठे हो। तो हमारी तो ख्वाहिश नहीं, हमारी तो जो प्रॉपर जरूरत भी है। चले, इसका मतलब है कि वो जो एक बड़ा ओहदा होता है सूबे के अंदर या सेंटर के अंदर, सूबे के अंदर ही आपका फोकस था, पंजाब के अंदर, उस एक बड़े ओहदे से आप पीछे हटते हटते अब आप 2-3 टॉप के ओहदों पे आप आ गए हैं। चलिए, अब ये बता दें मुझे कि आईपीपी आप सोच क्या रही है? जिस तरह से खटक साहब जो है वो बता नज़र आ रहा है कि उनकी, कल मैंने उनका इंटरव्यू भी देख रहा था, उनका बयान भी सुन रहा था, वो लग रहा था कि पछता रहे तरीके साहब छोड़कर। कहीं आप लोग भी ये तो नहीं सोचते आजकल कि यार हमसे मिसकैलकुलेशन तो नहीं होगी कहीं कि उस नून लीग के साथ हमें जाना पड़ रहा है एडजस्टमेंट में, कि जिस नून लीग को या जिस नून लीग के खिलाफ कल तक आपने सियासी जद्दोजहद की थी, पछताते तो नहीं है मिसकैलकुलेट कर गए सारे ये फैसला करके तरीके से आप छोड़ के अपनी पार्टी बनाने का? देखें, ये बीइंग अ सहाफी आपका राइट बनता है कि आप बाल की खाल उतारें। ये हर सहाफी का, हर तजिया निगार का, हर एंकर का ये फर्ज बनता है कि वो जितना खरीद सकता है किसी चीज को, जितना भी किसी की नीयत पे भी शक कर सकता है वो शक करे। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ना हम उनके पास गए हैं ना वो हमारे पास आए। ये बड़ी बात हमने यहाँ पे किसी को ना डिग्रेड करना है ना अपने आप को कोई अपग्रेड करना है। शरीकों वालों की कोशिश होगी, शरीके वाले दाएं बाएं से जनाब अपने इनपुट दे के मीडिया के अंदर भी जो ना वो कोशिश करेंगे, कोई ऐसा माहौल बनाएंगे, लेकिन जनाब ना वो हमारे पास आए ना हम उनके पास गए। ये हमारी मुश्तरका एक सोच है। और नवाज शरीफ साहब क्योंकि एज अ एल्डर आप कह सकते हैं, एज अ सीनियर कह सकते हैं कि वो मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, तो उनकी तरफ से मैं समझता हूँ ये ज्यादा एप्रिशिएबल चीज है कि चलो उन्होंने इस चीज को बेहतर समझा कि आप सारी पार्टियों को की जो इंपॉर्टेंस रखती है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, उन सारों को साथ लेके एक मजबूत और एक मरबूत जो है वो हुकूमत बनाई जाए। तो बाकी और कोई इंशाल्लाह मसला नहीं है। बाकी शरीके वाले पूरी कोशिश करेंगे इधर उधर की शुक्रिया और सही है दुर्फितनियां छोड़ने की, छोड़ते रहे। चले, आप कह रहे हैं कि ना हम उनके पास गए ना वो, यानी नून लीग वाले हमारे पास आए।
एक मुश्तरका सोच थी इन्वर्टेड कामाज में, जो आपको एक साथ उसने बैठने का पे मजबूर किया। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के हवाले से और बात करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जहां पिछले कई अरसे से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को निशाने पर रखे हुए हैं, वहीं लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी पीपल्स पार्टी भरपूर शद्दोमत के साथ कर रही है। और अब इसी मामले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो बिलाखिर इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर और दूसरा हल्का बंदियों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी पीपल्स पार्टी डेलीगेशन की सूरत में कल इलेक्शन कमीशन जाएगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाएगा। रही बात नून लीग पर तनकीद की, वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी अपने जलसे के अंदर वो तनकीद बरकरार रखी और फिर से कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जेल जाने से बचने के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहिए। और उन्होंने मज़ीद क्या कहा, सर आपको सुनाते हैं। हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा से आप अपना कन्वेंशंस का आगाज ना करें और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है, यहाँ तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब ने। मैं सेक्रेटरी जनरल कहने वाला था, बाय द वे मुझे निकलने वाला था, मुझे नहीं पता कि आपके लिए पार्टी में कोई मसाइल ही पैदा ना हो जाए, सेक्रेटरी जनरल साहब नाराज़ हो जाए नगीर बुखारी साहब आपसे। कुंडी साहब ये बताएं कि ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमें बताया गया कि सिलेक्शन तो हो चुका, कौन आने वाला है, किसी की हुकूमत बनने वाली है, सारा ये किसने बताया है बिलावल साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक फ़िज़ा कहें या एक तासुर दिया जा रहा था कि वहाँ पर एक जमात बनाई गई है नई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, और शायद उनको जो है इसीलिए, और वो प्रोफेसर डॉक्टर साहब हर जगह कहते हैं कि जी मैं तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं जो है वो पीटीआई के जो मेजॉरिटी मेंबरान हैं तोड़ के लेके आऊँगा और मैं जो भी मेंबर्स हैं। लेकिन आज तक मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा कोई उस पर वो पजीराई नहीं मिल सकी और लोग नहीं आ सके। और साथ साथ दहशत गर्दी का आपको पता है कि हमारे सूबे में जो सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। और पिछले दिनों बाकी तो इलाकों को मुझे नहीं पता, मैं अपने इलाके के विज़िट पे था, अपने इलाके में था, वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो पार्टी के उनको बुलाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप शाम के बाद कंपेन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कंपेन तो होती शाम के बाद है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, आज से नहीं है। आपको याद होगा कई अरसे से मैं आपके साथ टीवी प्रोग्राम्स में भी बार बार बात कर रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। और परसों मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी। अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत करे। इलेक्शन तो हमने 2013 में भी लड़े, 2007-8 में भी लड़े, 2018 में भी लड़े, यही दहशत गर्दी थी, यही चीज़ें थी। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतनी ख़राब क्या है कि ये इंतखाबात के किसी भी तरह के मुमकिन अल्तवा का कोई सबब बन सकती है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेफिनेटली ख़राब है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इलेक्शन मुलतवी हों। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बीबी की शहादत पे भी हमने इलेक्शन लड़ा। हमने 2013 में भी जब हमें कहा गया था घरों से नहीं निकलें, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनपी के लोगों को टारगेट किया गया था। फिर 2018 में भी ये था, लेकिन हम इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हुए इस मुल्क में। तो अमीर मुकाम साहब का बयान आया है कि बर्फबारी भी होती है मालकन डिवीजन में, 8 फरवरी को तो बर्फबारी होती है, इंतखाबात नहीं होने चाहिए, फरवरी में थोड़ा आगे कर देने चाहिए महीना। आप इससे तजवीज़ से एग्री करते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक भी उसी सूबे से जहाँ से अमीर मुकाम साहब का? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक राय फरार इख्तियार करना इलेक्शन से। फरवरी में मोहतरमा की शहादत के बाद फरवरी में इलेक्शन नहीं हुए थे। उस वक्त तो कोई बर्फबारी नहीं थी, उस वक्त तो कोई एतराज़ नहीं था। हम सियासतदान आपके ही बलूचिस्तान से जो जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब वो भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मौसम ख़राब होता है, सिक्योरिटी की बात भी वो कर रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन, वो भी कह रहे हैं कि इंतखाबात 1 महीने के लिए मुलतवी हो जाए तो कोई अर्ज नहीं है। देखिए दो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन क्यों ख़राब हुई हैं। हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी है, हम अमन लेके आए थे, उसके बाद ये अमन ख़राब हुआ
इसको किसी ने ख़राब किया, उसकी बुराई की जड़ कौन थे, कौन लेके आए थे, क्या हम उनको सज़ा दी? इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं। हमने करोड़ों डॉलर खर्च किए वॉर ऑन टेरर पे, हमने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस के नौजवान ने, स्कूल के बच्चों तक ने भी जो है, सियासतदानों को छोड़ें आप, सिविल सोसाइटी और मीडिया को छोड़ें, स्कूल के बच्चों तक ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। और आज हम दोबारा ग्राउंड जीरो पे आ गए, हालात ख़राब हुए। क्या कभी हमने इस पर सोचा कि हालात ख़राब करने वाले कौन थे? क्या हमने उनको सज़ाएँ दी? नहीं दी। पहले दिन की निशानदेही तो होनी चाहिए, कौन थे? होना चाहिए। मैं कहता हूँ सज़ा जज़ा इस मुल्क में बाद में होगी। हमें सज़ा जज़ा इस मुल्क में होनी चाहिए। अक्रॉस द बॉर्डर जो इस वक्त टेररिज्म शुरू है, जब यहाँ पर भी कुछ सियासी जमातें थीं, जब अफगानिस्तान में नई हुकूमत बन रही थी, वहाँ पर जब वो मिठाई तकसीम कर रहे थे, तो वो भी मतलब है कि देखना चाहिए कि क्यों मिठाई तकसीम कर रहे थे। हमें, हमारा क्या काम है कि किस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, सही है, हमारे पड़ोस मुल्क चले, वो तो ये डिबेट किसी और तरफ किसी और, लेकिन मैं कहता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। किसी जमात को ये नहीं होना चाहिए कि वो राय फरार इख्तियार करे। अगर उनको अवाम वोट नहीं कर रही है तो ये बहाने न ढूंढे। वो जो मेरा सवाल था, जो बिलावल साहब कर रहे थे, हमें कहा गया कि यहाँ पे तो सिलेक्शन हो चुकी है, किसी की हुकूमत आने वाली है, वो किसने कहा गया, कहाँ से? ये डिबेट देखें, हम पॉलिटिकल लोग हैं, डिबेट होती है और यही बातें हो रही थी। और जो है लोग, जब पीटीआई पार्लियामेंटेरी बनाई, क्यों बनाई गई थी? इसलिए बनाई गई थी कि पीटीआई टूटेगी और इससे जो है, और प्रोफेसर खट्टक बार बार कहते मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे तो क्या कि मैं चीफ मिनिस्टर को मैं अपने मेंबर्स लेके आऊँगा और ये करूँगा। तो जब डिबेट हो रही तो सारा कुछ ये चीज़ हो रहा था। लेकिन हमने इस वक्त जो है 8-9 कन्वेंशन किए हैं। परसों फिर हम जा रहे हैं पेशावर, हमने लेडीज़ का कन्वेंशन करना है। पेशावर हाई कोर्ट बार से बिलावल साहब खिताब कर रहे हैं। तो हम लगातार हमने अपनी जो है, कल आप लोग जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कुछ शिकायत लेकर, क्या क्या आपके एजेंडे के ऊपर? देखें, चारों सूबों से हमारे और साउथ पंजाब से मेंबर्स आ रहे हैं। हमने एक कमेटी टीम बनाई हुई है। कल हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। जितने भी सूबों से हमें शिकायत हैं, डिलिमिटेशन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, कि वहाँ पे क्या खदशात हैं, क्या चीज़ें, हम इलेक्शन कमीशन को इसके पे आगाह करेंगे। और हम इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, जो बातें कर रहा है, तो वो प्रैक्टिकली जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये बड़ी देर बाद जाके पीपल्स पार्टी को समझ आई कि हम जो जलसों में पिछले 1 महीने से आप लोग बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम आपको तभी कहते थे भैया इसका जो कम्पिटेड फोरम आप जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, शिकायत लेकर जाए तहरीरी तौर पर। तो वही अब आपको महीने बाद जाके ख्याल आया फोरम के हमें डिलिमिटेशन थी, फिर डे टू डे हेयरिंग शुरू थी, इलेक्शन कमीशन पे अभी इलेक्शन कमीशन फारिग हुआ है। हम अभी उनके पास जाएंगे कि हमारे ये खदशात हैं और इस खदशात को दूर किया जाए। और हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, जिस जमात को भी वोट करना है, उनका हक बनता है कि हुक्मरानी करें। आप लोग तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, कानून ली को फील्ड ही फील्ड है, उनके पास सारी ओपन फील्ड, और आपके पास नहीं है, तो आपको कहीं जलसे करने से कोई रोक टोक नहीं रहा। और दूसरा, आप तो सियासी जमातें भी अपना जो है वो मुस्तकबिल नून लीग के साथ ही जोड़ रही हैं, आपके साथ तो कोई नहीं जोड़ रहा फिलहाल, मुझे नज़र नहीं आया। ANP की लीडरशिप की आपसे मुलाकात कोई हुई है? बाकी जैसे देखिए सर, IPP है वो नून लीग के साथ जा रही है, बाप पार्टी है वो, उसके ज़्यादा बंदे नून लीग के साथ चले गए, फिर MKM इत्तेहाद कर रही है नून लीग के साथ, GDA इत्तेहाद कर रही है नून लीग के साथ, काफ लीग इत्तेहाद कर रही है नून लीग के साथ। आपके साथ कौन इत्तेहाद कर रहा है? आप भी तो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में थे। इतने ज़्यादा नाम ले लिए बदहज़मी ना हो जाए इसको पॉलिटिकल तौर पे। देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई जलसों से नहीं रोक सकता। ये हमारे जमहूरी हक है। हमें कौन रोकेगा जलसों से कि हम कन्वेंशन न करें, हम आगे जाकर इलेक्शन मुहिम न चलाएं। हम शेड्यूल के इंतज़ार में अपनी इलेक्शन मुहिम, हमने वहाँ से उसका आगाज़ करना है। हम तो जाएंगे आवाम के पास, हमें तो कोई रोक नहीं सकता। क्यों रोकेंगे हमें? और दूसरी बात यह है कि और जमातें अगर नहीं जाना चाहती हैं, वो डर रही हैं आवाम से, उनका अपना एक वो है मैं तो कह रहा हूँ एक वो तासुर बन गया ना पॉपुलर पार्टी का, भाई के लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। देखिए, जाएं बिल्कुल। मियाँ साहब जब आए हैं, उन्होंने बात की कि हम पहले वो कह रहे थे कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स हो चुका है, 2/3 से फिर 120 सीटों पे आ गया कि हम कौमी असम्बली की 120 सीटों तो हम आराम से जीत रहे हैं पंजाब में। मुझे नहीं पता कैसे जीत रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे आप करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, तो लेटेस्ट सर्वे ये था कि जब 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए, वो तो मियाँ साहब हार गए थे, 19 हार गए थे, 1 जीते थे। लेटेस्ट सर्वे तो ये थी। और अब वो कह रहे हैं 120 सीटें जीत रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप 120 सीटें जीत रहे हैं, तो आप पहला आपने अपना सियासी सफ़र शुरू किया नया, वो अपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास गए कि हमारे सर पर आप हाथ रखें, ताकि माजी में कहते थे बाप और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। उसके बाद उन्होंने MKM से भी इत्तेहाद किया, GDA से भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, जिन जिन जमातों से और से करना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टारगेट किया हुआ है कि हम इलेक्शन के बाद जाकर इत्तेहाद करेंगे, नंबर गेम्स के मुताबिक। नंबर गेम्स आएंगी, फिर हम जाके पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेहाद करेंगे। तो वो ज़रा जिन पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, वो तो किसी और के साथ नहीं जाएंगी। तो आप कह रहे हैं ना,
जिसके साथ एडजस्टमेंट होती है वो उसी के साथ रहती है ना पार्टियां। अगर जो पार्टी नून लीग के मरोने मन्नत सीटें निकाल के 5, 10 या 15 सीटें निकाल के आएगी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर, तो वो उसी पार्टी से इत्तेहाद करेगी या किसी दूसरी पार्टी से इत्तेहाद करेगी। ये तो टाइम पे फैसला होगा ना। हाँ। यही जमातें पीटीआई के साथ भी थी ना, यही जमातें नहीं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल जमातें थी, और फिर वो हमारे साथ आई ना दम एतमाद के वक्त। तो अब इलेक्शन में ये हैं, इलेक्शन के बाद भी आईपीपी के वाले से आप क्या देख रहे हैं कि आईपीपी एक नई बनने वाली जमात थी, अपने आप को मुतबादिल कहती थी, वो चली गई नून लीग की तरफ। वो तो पहले से ही पता था कि जाएगी। अच्छा, पता था आपको पहले से? किसको नहीं पता था? आपको नहीं पता था? नहीं, आप इनके एडजस्टमेंट के साथ इनके आपको पता था कि वो जाएगी उनके साथ, नून लीग के साथ? हमें पता था कि उधर ही जाएगी। अच्छा, दे वर डेस्टिन्ड टू जॉइन पीएमएलएन। हमें हमारा एक पॉलिटिकल एनालिसिस था कि आईपीपी बनाई गई और वो एक जो मुस्लिम लीग में लोग नहीं जा रहे या चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो वो एक और तरीके से जो है। अलीम खान को तो नहीं पता था, वो मैं कल तक उनकी इंटरव्यू सुन रहा था, उन्हें तो पता ही था कि ये हो नहीं सकता, वो अब इतने भोले तो वो नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बता दें मुझे कि आप तो अब कहीं यानी फाइनली अब जमात एक पीपल्स पार्टी रह गई है और जमात इस्लामी रह गई है, जिनके साथ नून लीग ने अभी तक कोई इत्तेहाद के वाले से या एडजस्टमेंट के वाले से अभी तक हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है कि शायद आपकी तरफ ही हाथ वो बढ़ाएंगे इन दी एंड जाके, शायद वो इलेक्शन के बाद हाथ बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक तो दोनों साइड से नून लीग तो खामोशी इख्तियार किए हुए, आप लोग मुसलसल उन्हें टारगेट कर रहे हैं। आज भी बिलावल साहब ने उन्हें टारगेट किया। आप लोग तो नहीं जाएंगे इत्तेहाद में नून लीग के साथ इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, दोनों सूरतों में? देखें, इलेक्शन से पहले तो हमारा कोई इरादा नहीं है मेरे ख्याल में कि हम अपना नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे। इलेक्शन के बाद जो है इत्तेहाद बनेंगे, एक कंसेंसस की हुकूमत बननी है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जब इलेक्शन पे सवाल निशान होंगे, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे, पाकिस्तान की आवाम उस पार्लियामेंट को नहीं मानेगी, उस हुकूमत को नहीं मानेगी। वो ज़माने चले गए हैं, ये मोबाइल का दौर आ चुके हैं, हर यूथ के पास ये मोबाइल है, और फिर वो क्रेडिबिलिटी जब उस पार्लियामेंट की हुकूमत की होगी वो नहीं चल सकेगी। तो अगले उसमें नंबर गेम, अगर हम कहते हैं कि हमारे नंबर गेम ज़्यादा होगी तो बाकी जमातों को बोलेंगे हमारे साथ आएँ, अगर उनकी ज़्यादा होगी तो फिर बैठ के देखेंगे। अगर इलेक्शन की सबसे पहले जो है सीढ़ी जो है और उसकी बुनियाद जो है वो है क्रेडिबल इलेक्शन पे जो है उसके पे कोई क्रेडिबल होता है, फिर तो नून लीग शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आए, पहले पे तो फिर शायद कोई और ही आएगा। तो फिर जो हम बात कर रहे हैं फिर आप लोग फिर माइंड कर जाते हैं कि क्यों आप ऐसी बातें जलसों में करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि इलेक्शन के बाद भी इस पे नहीं हो सकता इत्तेहाद, या हो सकता है? इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को मानती है तो उसके बाद फिर आपस में पॉलिटिकल पार्टीज बैठ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक तासुर देंगे कि ये बंदा लाडला प्लस है या सेलेक्ट होकर आया है, तो पहले जब हमने सेलेक्ट होकर एक बंदे को लाए हैं और एक लाडले को लाए हैं, उसने पाकिस्तान के साथ जो किया है, जो हमने भुगता है, तो आप एक और लाडले को भुगतवाना चाहते हैं। तो अगर हमने उस लाडले को रिजेक्ट किया, उस सेलेक्टेड को रिजेक्ट किया, तो कोई और भी सेलेक्ट या लाडला बंद कराएगा, उसको भी हम रिजेक्ट। एक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी दुबई के अंदर, मियां साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी कि जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें आएंगी उसका प्राइम मिनिस्टर होगा, दूसरे नंबर पर जिस पार्टी की सीटें होंगी उसका प्रेसिडेंट होगा। ऐसा ही था ना उसमें। अब नवाज शरीफ साहब तो मौलाना साहब के वाले से इंडिकेशन दे रहे हैं, मौलाना साहब भी ख्वाहिशमंद हैं और इस ख्वाहिश का इज़हार कर भी चुके हैं पब्लिकली कि वो अगले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। तो जरदारी साहब का भी था इस ओहदे के ऊपर नजर। पहली बात तो है कि दुबई में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ। दुबई में तो आपने इसहाक डार साहब को वज़ीर-ए-आज़म भी बना लिया था एक ज़माने में। हमने नहीं बनाया, मीडिया ने बनाया, आपसे मुराद किसी एक सेक्शन ने बना दिया होगा, तो मेजॉरिटी में मीडिया ने बात नहीं की। लेकिन यह कि किसी एक आदमी ने बात कर ली होगी, लेकिन तो ऐसा सच कोई एग्रीमेंट दुबई में नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब एक पॉलिटिकल आदमी है, वो अपना एक कैंडिडेट, अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो बाज़ाब्ता तहरीरी एग्रीमेंट तो नहीं होता। मौलाना साहब जो है एक पॉलिटिकल बंदे हैं, अगर वो अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए पेश करना चाहते हैं, उनके अपना एक जमहूरी जरदारी साहब भी है ना, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली जरदारी साहब को बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले कोशिश है हमारी और हम उस पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा हम केपी में भी लगे हुए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म हो इस इलेक्शन में, और अगर हमारे पास मेजॉरिटी आ गई तो प्रेसिडेंट भी हम बनाएंगे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट आएंगे इंशाल्लाह। और चंद साहब वाला क्या मामला है, ये वो गवाही देंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ या नहीं देंगे? मैंने कल टीवी पे देखा और मैंने फिर चंद साहब की आज ट्वीट भी देखी है कि उस पर उसने ट्वीट किया कि मैं कोई, मुझे इलेक्शन उसने नैब ने बुलाया था या किसने बुलाया, आई डोंट नो, और मैं कोई गवाही नहीं दे रहा। 190 मिलियन पाउंड केस उसने उस पर तस्दीद किया कि मैं गवाही नहीं दे रहा हूँ। नहीं दे रहे तो पार्टी ने कोई कहेगी पार्टी की तरफ से नहीं, पार्टी की तरफ से तो कोई उन पे पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई उनके ऊपर। क्यों पार्टी कहे कि आप जाकर जो है ना वो ऐसा ये काम करे, उन्होंने खुद उसकी तरदीद कर दी। जब एक तरदीद कर दी उसने तो मैं समझता हूँ कि उसके आगे कोई बात फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसील गुफ्तगू बुलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब की इनका कहना है कि जरदारी साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह होगी
कि वही मुल्क के अगले सदर आए। इस हवाले से ज़ाहिर है कोशिश की जाएगी। लेकिन उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तैयार हो चुके हैं और देखते हैं कि कौन आता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बातें काफ़ी सारी चल रही हैं और ऑलरेडी पीपल्स पार्टी तो शिकवा कर रही है कि वहाँ पे सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा इन्हें खदशा नज़र आ रहा है। पर इस पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है अदालती केसेस के हवाले से, और 12 तारीख को बड़े इंपॉर्टेंट केसेस से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी और आईनी चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम कानूनी चैलेंजेस की बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि कल यानी 11 दिसंबर से शुरू होने वाला जो हफ्ता है, उसमें 11 दिसंबर को ही इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको नैब में तलब किया गया है और रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है 12 तारीख को। फिर 12 दिसंबर को ही बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है साइफर केस में। फिर 13 दिसंबर को तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और 12 को ही फिर पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से तहरीक इंसाफ से जवाब भी जमा करवाना है। तो बहुत सारे ऐसे कानूनी मामला हैं जो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के वाले से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वाले से, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वाले से। इसी वाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा इंतजार हैदर पंजोता साहब से। जी इंतजार पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताया जनाब के मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां हो रही है भरपूर, इस वक्त कैंपेन सियासी जमातों ने शुरू कर दिया, 60 दिन अब सिर्फ इंतखाबात में रह गए हैं। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ अपने कानूनी चैलेंजेस पर काबू पा लेगी, बिलखुसूस जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है बतौर कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप या कैंडिडेट फॉर एमएनएशिप, वो आपको इलेक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं या मुश्किल? अब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है कि अगर मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो फेडरेशन की अलामत है, अगर उसको हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है तो फिर बाकी दीगर जमातें या रीजनल जमातें या छोटी जमातें अभी तक तो इजाजत है जनाब, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये सारी एफर्ट जो नजर आ रही है वो जिस स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अल्टीमेटली अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर कोई स्टेबिलिटी भी नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके सामने है कि किस तरह से इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है पिछले 18 महीनों में। तो ये तमाम चीजें अपनी तरफ हैं। एक वाज़े तौर पर एक नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ किस्म की गैर आईनी और गैर कानूनी चीजों के अंदर उलझाया गया है, जिसका हम अपने तौर पर पूरा हल भी रखते हैं। और अगर आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद हो तो एक सेकंड भी ये सब कुछ नहीं टिकने वाला, जो कुछ भी ये जाल बना जा रहा है कानूनी लिहाज से। सबसे पहले अगर आप खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक जो केस जिसके अंदर उनको सजा है वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। तो एक क्लैरिकल मिस्टेक है जिसको ठीक होना है, लेकिन उसको लटकाया जा रहा है। उसका केस जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। मैं तोशा खाना केस की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी केस के अंदर कन्विक्शन की वजह से खान साहब के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की उन्होंने तलवार लटकाई हुई है वो उसी की वजह से है। तो उसकी सजा जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है। तो जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड होना भी उसका अगर कानून देखा जाए तो कानून में ऐसा कोई सुकम कोई चीज नहीं जो खान साहब का रास्ता। लेकिन पंजोता साहब, मसला यह है कि तोशा खाना में सजा अगर हो भी जाती है, उसमें अगर खत्म ही हो जाता है सारा मामला, पूरी कन्विक्शन ही अगर उनकी कन्विक्शन के साथ अगर सेंटेंस सारा कुछ अगर उनकी जो उसमें कन्विक्शन है वो भी अगर हो जाती है, सस्पेंड सारा कुछ फारिग हो जाता है, फिर भी अलकादर ट्रस्ट केस का मामला है वो अब गुज़श्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबीना के वजीर थे उनके नाम सामने आए हैं। आजम खान साहब के अलावा नदीम अफजल चंद साहब को बुला लिया गया है, परवेज खटक साहब को बुला लिया गया, जुबैदा जलाल साहब का नाम भी आ रहा है कि इन लोगों ने बतौर गवाह जाके पेश होना है। तो ये तो फिर चैलेंजेस लगता है कि बढ़ते चले जाएंगे अलकादर ट्रस्ट केस को बुनियाद बनाकर। तो लगता है कि आपके जो बानी चेयरमैन हैं वो उन्हें जल्द अज जल्द रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा इलेक्शन से पहले पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। ये केस तो कोई केस ही नहीं है। इनफैक्ट अलकादर ट्रस्ट केस सबसे
जो सिंपल केस है वो अगर मनाया गया है तो वो यही है, सबसे कमजोर केस वो यही है। बाकी भी सारे कमजोर केस हैं, बाकी केसेस के अंदर भी किसी केस के अंदर कोई कंटेंट नहीं है। खुसूसी तौर पर अगर इसके देखें तो अगर करप्शन का इल्जाम लगाया गया तो करप्शन का जो इल्जाम इटसेल्फ है उसके अंदर भी खान साहब के ऊपर कोई ये नहीं कहा गया कि आपने ये पैसे ले लिए, मलिक रियाज से आपने ये फायदा ले लिया। ये सारी ख्याली एक पुलाव है जो बनाया गया है। बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखें, फैक्ट्स को देखें, तो पैसे अगर 190 मिलियन थे तो 190 मिलियन पूरे आए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पैसों को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। उसके अलावा अगर आप आगे आते हैं तो जो अलकादर ट्रस्ट है, तो इटसेल्फ ट्रस्ट बनाना पाकिस्तान की किसी कानून के अंदर जुर्म नहीं है। ट्रस्ट बनाया गया, उसमें से अगर आप ये कहें कि खान साहब की जेब में कोई गया हो या खान साहब के किसी रिश्तेदार या मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की कोई फायदा हुआ हो, मॉनेटरी फायदा किसी जगह पे खान साहब को नहीं पहुंचा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या एक ट्रस्ट बनाकर आम लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना, आम गरीब लोगों को एक मॉडर्न दीनी तालीम के साथ एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि जिससे वो मुस्तफीद हो सके, अपना मुस्तकबिल रोशन कर सके। इल्जाम तो ये है, जो आपके सियासी मुखालिफिन भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि फ्रंट मैन जो इसमें थे वो फायदा उठा गए हैं बानी चेमे तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर, कि उन्होंने तो कहते हैं चले कोई फायदा नहीं उठाया बज़ाहिर, कह रहे हैं कि उन्होंने फ्रंट मैन बना के, जिस तरह वो फराह गोगी का नाम लिया जाता है, कि उन लोगों ने फायदे उठाए हैं मलिक रियाज साहब से या बाकी लोगों से। बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जुल्फी बुखारी साहब इसमें फ्रंट मैन का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, और ये दुनिया का वाहिद फ्रंट मैन होगा कि जिसने ना तो खुद फायदा उठाया, ना जिसका वो फ्रंट मैन है ना उसको कोई फायदा पहुंचाया। फ्रंट मैन के नाम के ऊपर एक ट्रस्ट की जमीन अगर आई तो उसने ट्रस्ट के नाम पे उसको अमानतन उसको ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। आज बात यह है कि अगर कहीं से कोई किसी के नाम पे प्रॉपर्टी गई तो वो कहाँ गई? वो यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी आज भी फंक्शनल है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग खड़ी हुई है, यूनिवर्सिटी की जमीन जो वो 458 कनाल जुल्फी बुखारी के नाम अमानतन हुई थी वो ट्रस्ट के नाम पे है, इमरान खान के नाम पे नहीं है, जुल्फी बुखारी के नाम पे नहीं है, इमरान खान के किसी रिश्तेदार के नाम पे नहीं है। इमरान खान तो कहीं आपको जाती फायदा लेता हुआ नजर नहीं आएगा। ये कैसा फ्रंट मैन था कि जिसने न खुद फायदा उठाया है, ना खुद उसको रखा है, ना अपने अकाउंट में रखा है, ना खान साहब के अकाउंट में भेजा है, ना किसी रिश्तेदार के अकाउंट में भेजा है, और ना ही किसी अपने रिश्तेदार के अकाउंट में भेजा है। तो ये कैसा फायदा और ये कैसा इल्जाम है? ये तो खुद जितना जितना ये केस खुलता जाएगा इनकी जो है वो सारी इसके पीछे जो इनकी एफर्ट है वो खत्म होती नजर आएगी आपको। इंतजार पर जो साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन में जीतने की जमानत भी से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ती है तो ये इसकी जीत की जमानत होगी, और बल्ले का इंतखाबी निशान ही फिलहाल खतरे में दिखाई दे रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी आपको कहा है अकबर शेर बाबर की दरखास्त तो मुस्तरद हो गई थी, लेकिन साथ ये तहरीक इंसाफ को नोटिस कर दिया गया था अगर इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी नताइज होंगे तहरीक इंसाफ के लिए। उसमें भी आपने 12 को जवाब जमा कराना है। क्या आपको लग रहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान अभी भी खतरे में है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई का है, वो इमरान खान की अलामत है, वो इमरान खान को ही मिलेगा। हम कुछ भी करेंगे, हम बल्ले का निशान इनको हमसे नहीं लेने देंगे। दूसरे नंबर पर आपने जो बताया, इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन एक अलग चीज है जिसका कानून के अंदर एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हमने कंप्लीटली फॉलो किया। उसके तहत पहले वाला इलेक्शन भी हमारा बिल्कुल कानूनी था, लेकिन चूंकि टाइम कम था और इसके अंदर जितनी चीजें हैं और ऊपर से अपकमिंग इलेक्शन के नतीजे में जो हमारे पास टाइम फ्रेम बड़ा कम था, तो उसका सोल्यूशन हमें यही नजर आया कि हम फिर से इलेक्शन करवा दें, क्योंकि हम कहीं से चोर नहीं है, हमने कहीं से हमारा जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हमने गैर जमहूरी अमल किया हो। जमहूरी तरीके से उस इलेक्शन को पूरा ट्रांसपेरेंट रख के जो है वो कंडक्ट किया गया। उसके बाद जो फॉर्म 65 है और दीगर कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम पूरी की गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। और अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमने रिजल्ट जमा करवाए हैं उसके बाद से कानूनी तरीकाकार ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमारा जो निशान है उसको ये डिक्लेयर करें और हमारा निशान हमें दें। दूसरी जानिब जो दरखास्तें आई हुई हैं उनका इस डिक्लेरेशन या हमारा निशान देने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एक अलग है
उन्होंने फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज खड़ी की हैं। फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज जो है वो एक आध हेयरिंग के अंदर कभी भी सॉल्व नहीं हुआ करती। उसके अंदर अगर उनका लगता है कि उनका केस मजबूत है तो वो अपनी शहादत लेकर आएंगे। हमारी कंटेंशन तो बहुत वाज़ेह है कि वो तमाम एप्लीकेंट जिन्होंने दरखास्तें वहां जमा कराई हैं, आपको मालूम होगा कि जो लोग बाहर खड़े हुए थे जिन्होंने एहतजाज करवाया, ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं, ये नून लीग के नुमाइंदे हैं। नून लीग ने ये जानबूझकर, क्योंकि अब सियासी मैदान के अंदर उनसे मुकाबला नहीं किया जा रहा, तो अब वो इन ओछे हथकंडों और इदारों को साथ मिलाकर अपने जो है वो सियासी मैदान खाली करवाना चाह रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल उसको भी पूरा फाइट करेंगे, उसको कंटेस्ट करेंगे, उसका जवाब भी तैयार है और हम जवाब लेकर जाएंगे और उसको भी पूरी तरह से कंटेस्ट करेंगे। वो बहुत शुक्रिया इंतजार पंजुला साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्राइम में इतना ही। प्राइम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।